हल्द्वानी में इस वक्त 1,500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात हैं। सेंसिटिव इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे। इसके अलावा उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम आला अफसरों ने भी मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। पुलिस के घायल जवानों से मिले। कल मजहब के नाम पर दंगा करने वालों ने हल्द्वानी के बंदभूलपुरा में जो आग लगाई थी, उसका धुआं अभी भी उठ रहा है। कल हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों पुलिस वालों को चोट लगी। 4 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। हालांकि हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन अब पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही है जिन लोगों ने भीड़ को भड़काया, अफवाहें फैलाई, पुलिस पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया, पुलिस की गाड़ियों का आग लगाई, पथराव किया। आज अफसरों ने सबूतों के साथ ये बताया कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करके किया गया। उन्होंने साबित कर दिया कि पुलिस पर हमले की प्लानिंग पहले से की गई थी। 1 हफ्ते तक पत्थर और आगजनी के सामान इकट्ठा किए गए थे। अब पुलिस दंगे की साजिश रचने वालों की पहचान करके उन्हें पकड़ रही है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि दंगा करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज होगा। हल्द्वानी में आज पूरे शहर में सन्नाटा था। सिर्फ पुलिस के जवानों की बूटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। सुबह से ही पुलिस फोर्स ने सेंसिटिव इलाकों में फ्लैग मार्च किया। जिन इलाकों से पुलिस आज गुजर रही थी, कल शाम इन्हीं सड़कों पर चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, आग लगी थी। कल जो आग लगाई गई थी उसके शोले आज भी सुलगते दिखाई दिए। पुलिस वालों ने तमाम इलाकों में आग को बुझाया। पुलिस स्टेशन पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। सारे रिकॉर्ड और सारे कंप्यूटर जल गए हैं। सड़कों पर पुलिस की जाती हुई गाड़ियां और जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हल्द्वानी पुलिस ने आज शहर में हालात पर काबू पाने में काफ़ी फोर्स लगाई, जबकि पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी अब इस साजिश के सबूत खोजने में लगे हैं। क्योंकि हल्द्वानी नैनीताल जिले में आता है, इसलिए नैनीताल की डीएम और एसपी ने पिछले 15 दिन के वीडियोस खंगाले, एक एक फ्रेम देखा और फिर सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कल क्या हुआ था। वीडियो फुटेज की जांच से क्लियर हो गया कि हल्द्वानी के बंदभूलपुरा इलाके में पुलिस पर हमले की प्लानिंग 30 जनवरी के बाद शुरू हुई। गैर कानूनी मदरसे पर बुलडोजर का आदेश अदालत का था। प्रशासन ने पहले से नोटिस सर्व किए थे। प्रॉपर्टी को 3 दिन के भीतर खाली करने को कहा गया था। इसलिए दंगा करने वालों को पता था कि एक्शन 3 दिन बाद होगा, बुलडोजर चलेगा। इसलिए कार्रवाई के वक्त पुलिस और प्रशासन को घेरकर हमले की साजिश रची गई। घरों के छत पर पहले से पत्थर काफी तादाद में इकट्ठा किए गए। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने आज 30 जनवरी का वीडियो दिखाया। 30 जनवरी को ही बंदभूलपुरा में सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट करने वालों को नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ दें। 30 जनवरी की एरियल फुटेज में बंदभूलपुरा के किसी भी घर की छत पर पत्थर रखे नहीं दिखाई दे रहे। किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने 8 फरवरी को यानी कल एक्शन शुरू किया। उस एक्शन से कुछ घंटे पहले की तस्वीरों में बंदभूलपुरा इलाके में सब कुछ नॉर्मल था। कहीं कोई तनाव नहीं था। बुलडोजर मौके पर पहुंच गया, पुलिस फोर्स पहुंच गई, अफसर पहुंच गए। उस वक्त तक सब शांत था। किसी ने चू तक नहीं की। दुकानें खुली थी, लोग खरीदारी कर रहे थे, ट्रैफिक भी नॉर्मल था। लेकिन बुलडोजर ने काम करना शुरू किया। इसी दौरान गलियों में हजारों लोगों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग सीधे उस तरफ नहीं गए जहां इलीगल मदरसे को गिराया जा रहा था। पहले भीड़ को इकट्ठा किया गया। पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस से भी शुरू किया गया। इसके बाद साइलेंट तरीके से पहले पुलिस को चारों तरफ से घेरा गया। पुलिस और अफसरों के उस इलाके से निकलने के रास्ते बंद किए गए। इसके बाद भीड़ ने घेरा बनाकर पुलिस पर हमला किया। बंदभूलपुरा थाने पर अटैक किया, पेट्रोल बम फेंके और पुलिस वालों पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस वाले इलाके की गलियों से अनजान थे, इसलिए
पहले उन्होंने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दंगाई हजारों की संख्या में थे। पत्थरबाजी सीधे सामने से हो रही थी, घर की छतों और खिड़कियों से भी पत्थर बरसाए जा रहे थे और दंगाई जगह जगह आग लगा रहे थे। फोर्स कम थी, पुलिस वालों की संख्या कम थी, इसलिए पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। जब थाने पर पेट्रोल बम इसके बाद डीएम वंदना सिंह ने जो वीडियो दिखाया उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सड़कों पर पत्थर बिछे हैं और वहां मौजूद दंगाई पुलिस वालों पर लगातार पत्थर चला रहे थे। कोई पत्थर छतों पर नहीं थे, तो ये अचानक 4-5 डेज 6 डेज के अंदर, जबकि पूरी लीगल प्रक्रिया चल। डीएम ने कहा जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ियां जला दी गई। इसके बाद पुलिस वालों को निशाना बनाया गया और पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने, किसी पुलिस फोर्स ने इस मौत को प्रोवोक करने की कोशिश करी कि आप गाड़ियां चलाइए। ये आपका बनभूलपुरा के पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विदिन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। हल्द्वानी में दंगाइयों का निशाना बने कई पुलिस वाले इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। किसी का सिर फट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, कोई जल गया है। घायलों में ज्यादातर महिला पुलिसकर्मी हैं। सबने बताया भीड़ ने गलियों के रास्ते बंद कर दिए थे, सामने से हमला किया जा रहा था और घरों के ऊपर से भी पत्थरों की बारिश हो रही थी। पुलिस वालों ने कहा अगर जवानों ने हेलमेट और दूसरे बॉडी गियर न पहने हुए होते तो कई दर्जनों पुलिस वालों की मौत हो जाती। जैसे जैसे ध्वस्तीकरण हुआ, अंधेरा हुआ, तो चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। घेरने के बाद पथराव चालू कर दिया, कहीं आग जला के रोड होल्ड अप कर ली और जाने का मौका नहीं दिया, बसने का मौका नहीं दिया। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उकसाया गया है, तमाम चीजें। क्या सिचुएशन क्या थी? ना, उकसाया नहीं गया। जो ध्वस्तीकरण के लिए वो लोग शुरू से ही पथराव कर रहे थे। पुलिस तो बस उनको पीछे हटा रही थी। जब हम वापसी ले रहे थे तब तो उनके साथ बच्चे भी मार रहे थे पत्थर, लड़कियां भी मार रही थी। जब हम 6 बजे, जितना भी टाइम था, खैर टाइम तो हमने नहीं देखा, होने लगा था मेरा था उस समय, लेकिन उस समय जो खिड़कियों से पत्थर आ रहे थे ना, वो बच्चे और लड़कियां भी मार रही थी पत्थर, लड़के भी थे उस समय। मौके पर तो पहले पथराव शुरू से हो गया, 1 घंटा करीब चला, जितनी देर जैसे भी चले पथराव चलता रहा वहाँ। जैसे पुलिस रिटर्न हुई ना वहाँ से, फिर हमें गली कूचों में घेर लिया गया। अच्छा। गली कूचों में सब जगह ऊपर से छतों से पत्थर आ रहे थे, आगे जा रहे थे तो आगे से पत्थर आ रहे थे, कोई निकलने का हमारा साधन था ही नहीं। पत्थर पता नहीं कितने लगे, कुछ हमें तो गिनती नहीं है पत्थरों की। हेलमेट सर में तो बहुत ही ज्यादा लगे। अच्छा, हेलमेट लगाया हुआ था? हेलमेट हमने लगाया, पूरी हमारी सेफ्टी थी, इसलिए हम बचे हैं। सामने से ही आ रहे थे पत्थर और ऊपर से, मतलब जहाँ से भी हो रहा था, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था वहाँ। हेलमेट ना होता और सुरक्षा ना होता, हेलमेट नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते आज। हेलमेट की वजह से हमारे सिर में, हेलमेट की वजह से बच गए, और हाथों में और शरीर में बॉडी प्रोटेक्टर था। हेलमेट बॉडी प्रोटेक्टर की वजह से हम यहाँ पहुंचे और निकलने का कोई रास्ता नहीं था वहाँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इन घायल पुलिस वालों से मुलाकात की, उनका हाल पूछा। इसके बाद वहां की लोकल पब्लिक से भी मिले और साफ साफ कहा जिन लोगों ने हल्द्वानी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिन्होंने शहर में आग लगाई, पुलिस को निशाना बनाया, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको
जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। इतना सारा जो हथियार यहाँ पर था, इस प्रकार से वहाँ पर मारपीट के सामान इकट्ठे किए गए थे, वो सब जांच के विषय हैं। इन सब की जांच होगी और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। हल्द्वानी में जो हुआ वो अचरज में डालने वाला है, परेशान करने वाला है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, वहां 2-4 कमरे बना दिए गए। जब प्रशासन ने नोटिस भेजा तो इलीगल स्ट्रक्चर को मदरसा और मस्जिद बताकर उसे मजहब से जोड़ दिया गया। मुसलमानों को यह कहकर भड़काया गया कि सरकार मस्जिद को तोड़ना चाहती है। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बनी बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया। जिन लोगों का कब्जा था उन्हें नोटिस देकर बिल्डिंग खाली करने के लिए वक्त दिया गया और इस वक्त का इस्तेमाल दंगाइयों ने लोगों को मजहब के नाम पर भड़काने और उकसाने के लिए किया। यह अच्छी बात है कि प्रशासन ने सारे सबूत जुटा लिए हैं, वीडियो फुटेज है। अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जो दंगों में शामिल थे, जो अफवाहें फैलाने में एक्टिव थे। सरकार का दावा है कि जल्दी ही से जल्दी सारे दंगाई सलाखों के पीछे होंगे और उनकी संपत्ति को बेचकर सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस तरह का माहौल खराब करने वाले सिर्फ हल्द्वानी में नहीं है, कई मौलाना दूसरे शहरों में बैठकर यही काम कर रहे हैं। आज मौलाना तौकी रजा ने यही किया। उन्होंने बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश की। बरेली में बैठकर मौलाना तौकी रजा ने हल्द्वानी के दंगे पर कमेंट किए। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। अब हल्द्वानी में जो रिएक्शन दिया गया है उसके नतीजे आपने देख लिए। अगर जबरदस्ती वहां बुलडोजर ना चलाए, धामी उसका जिम्मेदार है। धामी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिन लोगों की वहां संपत्ति नष्ट हुई है उन लोगों की संपत्ति धामी की जायदाद जब्त करके उससे उसकी भरपाई की जानी चाहिए। तौकी रजा जहरीली बातों के जरिए मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने बरेली में जेल भरो आंदोलन की कॉल दी थी। सैकड़ों लोगों को इकट्ठा किया, सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, मजहबी नारे लगवाए। तौकी रजा का कहना है कि मुसलमानों ने अयोध्या में समझौता कर लिया, लेकिन अब काशी और मथुरा पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। चूंकि मौलाना तौकी रजा अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, अफसरों ने समझाया, लेकिन मौलाना नहीं माने। उन्होंने कहा कि हजारों की भीड़ इस्लामिया मैदान तक जाएगी, वहीं गिरफ्तारी देगी। लेकिन पुलिस ने इस्लामिया मैदान को कल शाम से ही सील कर दिया था। पुलिस फोर्स के अलावा PAC और RAF को भी मौके पर तैनात कर दिया गया था। तौकी रजा जब आला हजरत मस्जिद पहुंचे तो वहीं पर उन्हें सिंबॉलिक तरीके से गिरफ्तार किया गया और फिर छोड़ दिया गया। मौलाना को लगा कि पुलिस नरम पड़ गई तो उन्होंने फिर वही काम किया जो पहले भी कई बार कर चुके हैं। कैमरों के सामने जमकर जहर उगला, मोदी योगी को मुसलमानों का दुश्मन बताया, अदालतों को सरकार का गुलाम बताया और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन करार दी थी। तौकी रजा ने कहा, अब नौजवानों को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है। आज अगर हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं। तौकीर रजा ने तो लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश के फॉर्मर माइनॉरिटीज मिनिस्टर मोहसिन रजा ने कहा कि तौकीर रजा मुसलमानों को खुलेआम भड़का रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तौकीर रजा ने कानून हाथ में लिया है, माहौल खराब करने की कोशिश की है, उन पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। तौकीर रजा ने वहां पर तमाम नमाजियों को भड़काने का काम किया, उनको सड़क पर निकालने का काम किया। कानून अपना काम करेगा, कानून के खिलाफ जो भी आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और जहां तक बात की जाए तौकीर रजा की, तो ये कांग्रेस के इशारे पर तौकीर रजा ने काम किया है और विपक्ष भी इसमें शामिल है, विपक्ष के कई दल शामिल हैं। जो भी लोग उस उपद्रव में शामिल हैं, अगर बाहर से आए थे वो भी जांच करेगी वहां की एजेंसियां, और जांच करने के बाद उन पर भी कार्रवाई होगी और तौकीर रजा पर तो डेफिनेट कार्रवाई होगी। कानून हाथ में लेंगे, आप लोगों को सड़क पर निकालेंगे, इनोसेंट लोगों को, नमाजियों को आप सड़क पर पत्थर चलवाएंगे और अपने को मौलाना कहलवाएंगे और मुसलमानों को बदनाम करने का काम करेंगे। आप दंगा कराएंगे, आप जेल जाएंगे, दंगा नहीं करा पाएंगे आप। तौकीर रजा के बुलावे पर भीड़ तो आई, पुलिस की सख्ती के बाद शांति से लोग वापस भी लौट गए। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों का असर हुआ। प्रदर्शन के बाद भीड़ नारेबाजी करती हुई लौट रही थी। इसी दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने श्यामगंज बाजार में पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में कई लोगों को चोटें आई हैं। पथराव की खबर पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, हालात को काबू में पाने के लिए लाठीचार्ज किया। एसएसपी सुशुद धुले ने दावा किया कि हालात अब कंट्रोल में हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उनकी पहचान की है और एक्शन लिया जाएगा। बरेली जैसी तस्वीरें कोलकाता से भी आई। कोलकाता में जमीयत उलमा हिंद की बंगाल यूनिट ने रैली निकाली। राजा बाजार मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद जुलूस शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजारों की संख्या में इस रैली में शामिल हुए। सियालदा एसएन बनर्जी रोड होते हुए ये रैली धर्मतला में खत्म हुई। रैली के कारण 6 किलोमीटर के रास्ते में ट्रैफिक रुका रहा। जुलूस में शामिल लोगों ने भारत सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस जुलूस को मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी लीड कर रहे थे। चौधरी जमीयत उलमा हिंद पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, ममता बनर्जी की सरकार में मिनिस्टर हैं, लेकिन आज उन्होंने सीधे सीधे धमकी की भाषा में बात की। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पूजा तुरंत बंद की जाए। ज्ञानवापी मस्जिद पर अगर कब्जे की कोशिश हुई तो मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। चौधरी ने कहा कि इस सब के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। उन्होंने ही कोर्ट में झूठे सबूत पेश कराए, कोर्ट को गुमराह किया। अब योगी जब भी बंगाल आएंगे तो मुस्लिम समाज उनका घेराव करेगा, उन्हें बाहर नहीं निकलने देगा। ज्ञानवापी मस्जिद जो 800 साल पुरानी मस्जिद, जबरदस्ती इस मस्जिद को कोर्ट के सहारे से इस मस्जिद के नीचे मंदिर पूजा पाठ शुरू किया है। ये उनकी अकल है या नहीं है? हम चाहेंगे जल्द अज जल्द ज्ञानवापी मस्जिद जो पूजा पाठ का ऐलान किया है उसको बंद करके मस्जिद के हवाला कीजिए। मस्जिद है, किसने क्या रिपोर्ट दिया उनकी मर्जी है। मस्जिद को आप मंदिर बनाएंगे, हम चूड़ी पहनकर बैठे रहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। यूपी हुकूमत जोगी ताकत इस्तेमाल किया है।
अगर यूपी का चीफ मिनिस्टर आया जबरदस्त घेराव करेंगे, कहीं बैठेंगे तो निकलने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम भी विरोध करेंगे, बताएंगे कि बंगाल में क्या रस है और क्या गुण है। आज भी हम देखते हैं कि ज्यादातर दंगे गलत बयानी की वजह से होते हैं, लोगों को भड़काने वाले भाषणों से होते हैं, गुमराह करने से होते हैं, और ऐसे बयानों की शुरुआत जुमे के दिन, नमाज के दिन होती है। और आजकल इंटरनेट है, भड़काने वाले बयान बहुत तेजी से वायरल हो जाते हैं, और फिर जो लोग राजनीति में हैं वो भी इसका जमकर इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को प्रोवोक करते हैं उनकी लीडरी तो चमक जाती है, पर नुकसान आम लोगों का होता है। प्रॉपर्टी पब्लिक की जलती है, नुकसान पुलिस का भी होता है। दंगों का यह पैटर्न हल्द्वानी में भी था, बरेली में भी, और हमेशा से ही ऐसा होता आया है। अब बस फर्क यह आया है कि पुलिस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। वीडियो फुटेज के आधार पर दंगा करने वालों को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन पर केस बनाया जाता है, और पुलिस सबूतों के साथ अपनी बात प्रूव भी कर सकती है। लेकिन ये मारकाट, ये हिंसा, ये एक्शन, ये सब रोका जा सकता है अगर लोग हर अफवाह पर, हर वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, भड़काने वाली हर स्पीच को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें, रिएक्ट करने से पहले सच और झूठ की पहचान करने की कोशिश करें। इससे शांति का रास्ता निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर चौंकाया। एक साथ 3 बड़ी हस्तियों को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। मोदी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी और इस ऐलान का पॉलिटिकल असर भी तुरंत दिखाई दिया। चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला तो कांग्रेस के नेता बगले झांकने लगे। सोनिया गांधी सिर्फ इतना कह पाई, इस फैसले से मैं भी खुश हूं, मुझे क्या दिक्कत है। और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद तो यूपी में सियासी समीकरण ही बदल गए। चौधरी चरण सिंह के ग्रैंडसन और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अब वो एनडीए में शामिल होंगे, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर जयंत चौधरी ने कहा, अब वो किस मुंह से इनकार करेंगे। प्रधानमंत्री तो उनके समर्थकों की सबसे बड़ी मांग को पूरा कर चुके हैं, अब ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही हैं, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल पे। जयंत चौधरी का यह बयान अखिलेश यादव ने भी सुना। इसके बाद अखिलेश भी करते तो क्या करते, कहते तो क्या कहते। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर खुशी जताई और फिर उनसे पूछा गया क्या उन्हें अब भी लगता है कि जयंत चौधरी उनके साथ हैं। इस पर अखिलेश ने कहा, जयंत से उनकी बात नहीं हुई है, मीडिया से ही सारी खबरें मिल रही हैं। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। जयंत चौधरी की बात बीजेपी से पहले तय हो चुकी थी, बस उन्हें एक अच्छा सा बहाना चाहिए था, वो आज मिल गया। मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स में अच्छा मैसेज आएगा। जाटों का झुकाव बीजेपी की तरफ होगा।
बीजेपी के साथ आने से जयंत चौधरी भी फायदा देख रहे हैं। अगर सरकार के साथ रहेंगे तो वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेंगे, मंत्री बन सकेंगे, पार्टी को फिर से खड़ा कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, समीकरण पंजाब में भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल अपने सामने आम आदमी पार्टी का खतरा देख रहे हैं। उनके पास भी बीजेपी के साथ आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और उन्होंने इसकी पहल की है। बात सीटों को लेकर अटकी हुई है। बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें चाहती है। जैसे ही बीच का रास्ता निकलेगा, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस एक बार फिर हो जाएगा। मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की हत्या बड़ा मुद्दा बन गई है। अभिषेक घोसालकर शिवसेना के पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे थे। कल अभिषेक को मॉरिस नौराना ने होटल में मिलने के लिए बुलाया था। दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी। मॉरिस ने सुलह करने की बात कही। दोनों फेसबुक लाइव पर बैठे। जैसे ही घोसालकर ने अपनी बात खत्म की, उसी वक्त मॉरिस ने अभिषेक पर फायरिंग कर दी और फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इस वारदात का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि मॉरिस नौराना ने जिस पिस्टल से अभिषेक घोसालकर पर फायरिंग की, वो मॉरिस के बॉडीगार्ड अमरेंद्र मिश्रा की थी। इसके बाद आज मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अमरेंद्र मिश्रा को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि अभिषेक और मॉरिस के बीच काफी वक्त से अनबन चल रही थी। मॉरिस को शक था कि अभिषेक ने उसे रेप के एक केस में फंसाया, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। इसी को लेकर वो अभिषेक से बदला लेना चाहता था। जेल से बाहर आने के बाद मॉरिस ने अभिषेक से दोस्ती की, उसका विश्वास जीता, फिर बहाने से उसे बुलाकर गोली मार दी। हालांकि अब उद्धव ठाकरे ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया। इल्जाम लगाया कि मर्डर करने वाला शख्स एकनाथ शिंदे का करीबी था। उद्धव ठाकरे आज अभिषेक के घर गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद संजय राउत ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार की सरपरस्ती में अपराध हो रहे हैं, गुंडों को सरकार पनाह दे रही है और अब उनकी पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक युवा लीडर का इस तरह मर्डर होना गंभीर मामला है, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये पूरी घटना बहुत गंभीर है। इस प्रकार से एक युवा नेता की मृत्यु होना ये दुखद है, किंतु इसको कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर और उस पर राजनीति करना ये भी बहुत दुखद है, क्योंकि 2024 में भी मॉरिस और घोसालकर जी इनके साथ में हमको बैनर्स देखने को मिले। किन्हीं कारणों से उनमें दुश्मनी तैयार हुई थी। अभी उनमें से कई कारण सामने आ रहे हैं। अगर बिगर लाइसेंस की कोई गन अगर मिलती है तो वो कहां से आई है, ये सारी चीजों की तफ्तीश करने के आदेश दे दिए। पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक कम से कम 7 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें गोली चली या बंदूक की नोक पर अपहरण हुआ या मारकाट की घटना हुई। 2 केसेस में एक्सटॉर्शन हुआ। इन सब में उद्धव ठाकरे की शिवसेना या शिंदे की शिवसेना के लोग किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हैं। इसलिए चिंता का विषय है। राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा वातावरण बनाने में नाकाम रहे हैं जहां राजनीति में शामिल लोगों को पुलिस का डर हो, कानून व्यवस्था का ख्याल हो। और पिछली 2 घटनाएं तो सीधे सीधे पॉलिटिकल लोगों के मर्डर से जुड़ी हैं। इसका मतलब साफ है कि अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है और ये मुख्यमंत्री शिंदे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 10 बजे आपकी अदालत में, जहां मेरे मेहमान होंगे जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और एक जमाने में कांग्रेस के बड़े नेता रहे गुलाम नबी आजाद।